हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है और क्या हानि है और उसमें क्या दोष है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे रासायनिक समीकरण की सीमाएं। क्या है? रासायनिक समीकरण की सीमाएं, यानी क्या सीमा है उसमें, क्वेश्चन आंसर है। आज हम इसके बारे में जानेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जान लीजिए रासायनिक समीकरण से क्या क्या सीमाएं हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि रासायनिक समीकरण में, यहां पर ध्यान दीजिए, रासायनिक समीकरण देखिए रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था का जानकारी नहीं मिल पाती है, यानी कौन ठोस है, द्रव है या गैस है। ठीक है, रासायनिक समीकरण से हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषण ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए जैसे कोई अभिक्रिया हुआ, जैसे पेड़ के पत्ता जो है जो सड़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलने लगता है, तो रासायनिक समीकरण के द्वारा वह जानकारी नहीं प्राप्त होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और ये चूना पर जो है जल प्रवाहित किया जाता है तो उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, यानी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाती है। जैसे यहाँ पर समीकरण की यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपीय है या ऊष्मा शोषी, ये इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। उसके बाद हम आते हैं अगला टॉपिक में। इसमें कहता है कि रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन किन दशाओं में संभव है, जैसे दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक इत्यादि की उपस्थिति के बारे में नहीं बता पाती है। ठीक है, चौथा है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में है कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोटक होती है, विस्फोट के साथ होती है। ठीक है, परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, रासायनिक अभिक्रिया से विस्फोटक पदार्थ की जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, उसका 6 नंबर में है जानकारी के बाद 6 नंबर में है समीकरण जो है यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों को वस्तुओं कितनी मात्रा खर्च हुई, यानी कितनी मात्रा खर्च होती है तथा कितनी मात्रा प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण होता है, इसकी जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है। ठीक है दोस्तों, इसको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण, इसको हम फिर से देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है? तो रासायनिक समीकरण की सीमा यानी दोष निम्नलिखित है। क्या है? तो फर्स्ट नंबर में था रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे कोई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, दूसरा नंबर है आपको अभिक्रिया का फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा का जानकारी नहीं मिल पाती है, यानी रासायनिक समीकरण में कौन ऊष्मा क्षेपीय है और कौन ऊष्मा शोषी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है सीमा में है आपका क्या है? तो रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में होती है। ठीक है, उसके 4 नंबर में है आपका जो दोष है, चौथा नंबर में है क्या है? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है कि कौन सा अभिक्रिया तीव्र होती है और कौन सा अभिक्रिया धीमे से होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोटक के साथ होती है, लेकिन इसकी जानकारी जो है रासायनिक समीकरण से नहीं चल पाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम रिपीट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अब समीकरण से यह पता नहीं चल पाता है कि अभिकारक और प्रतिफल में कितनी मात्राएं जो है सो खर्च होती है और कितनी मात्रा का निर्माण होता है, इसकी पता नहीं चल पाती है। ठीक है दोस्तों,
अब हम रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब है अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में जानना है। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या क्या लाभ होता है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो रासायनिक समीकरण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, रासायनिक समीकरण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। एक नंबर में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में यानी संक्षिप्त रूप में लिखना आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। जैसे बड़ा बड़ा अभिक्रिया होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया हुआ तो वो बड़ा सा लाइन में हो जाता है, उसको संक्षिप्त रूप में छोटा से छोटा संकेत एवं सूत्र की सहायता से छोटा से छोटा रूप में, जैसे इतना बड़ा है तो इतना बड़ा है तो इसको हम संक्षेपण के रूप में, समीकरण के रूप में इतना छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसमें समय की बचत होती है। क्या होती है? समय की बचत होती है। पहला क्वेश्चन हो गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है, पहला लाभ हुआ। फिर दूसरा, समीकरण लिखने से समय की बचत होती है। भाषा में जब अभिक्रिया को लिखा जाता है तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है, लिखने के लिए, समीकरण को लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है, कम स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा नंबर में। देखिए यहाँ पर 3 अंतर हो गया, आप यहाँ से 3 लाभ लिख सकते हैं। ठीक है, 3 टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल, किसका? प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमान की गणना ठीक से की जा सकती है। इसको छोड़ देना है। ठीक है, उसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, तीसरा जो है सो इम्पोर्टेंट है। क्या है? तो इसमें क्या है, तो संपूर्ण, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। तीन तो यहां से हो जाएगा। किसी भी रासायनिक समीकरण यानी अभिक्रिया को समीकरण के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है, पहला। दूसरा, रासायनिक समीकरण से समय की बचत होती है, दूसरा हो गया। तीसरा, रासायनिक समीकरण के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है, तीसरा हो गया। और चौथा क्या है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। ठीक है, अतः वैज्ञानिकों के रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक जो है एक हो गया, यहां से रासायनिक समीकरण से समय की बचत हुई, 2 हो गया। और तीसरा जो हो गया, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है, तीसरा हो गया। और चौथा, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है, ये हो गया। इससे हमको आसानी से हमें लिखने में, मतलब यही 4 जो है लाभ होता है, और आप अपने तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप के क्वेश्चन पर। रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। इसमें जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता ही है। ठीक है, इस बार भी पूछा गया है, उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझिए रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो हम लिखेंगे, रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित, यहां पर लिखेंगे निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहला क्या है, रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। ठीक है, अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक जैसे मान लीजिए Fe प्लस HCl, ठीक है, जब अभिक्रिया किया तो FeCl, ठीक है, FeCl2 अब प्लस में H2 गैस मुक्त करता है, H2 गैस मुक्त करता है। तो कैसे, तो यहां पर देखिए क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो इसको हम 2 से गुना कर दिए, कितना से, 2 से गुना कर दिए, यहां पर 2 से
गुना कर दिए तो 2 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया। ठीक है, तो फेरस क्लोराइड हो जाएगा, प्लस में H2 गैस मुक्त होगा। जब भी किसी अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है, जब भी किसी अम्ल को जब भी किसी धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, तो वह जो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, H2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, और जब गैस मुक्त करता है तो उसको तीर के चिन्ह से ऊपर की ओर दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं 2 नंबर में क्या मतलब सूचना प्राप्त होती है इसे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यानी प्रतिफल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में क्या सूचना प्राप्त होती है, तो इसमें हो जाएगी आपको यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की परमाणुओं एवं अणुओं के अपेक्षिक संख्या की जानकारी देती है, अपेक्षिक संख्या की जानकारी देती है। ठीक है, यानी कितना संख्या उसमें भाग लेता है उसके बारे में जानकारी देती है। उसके बाद है अगला टॉपिक है, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल के परमाणुओं एवं अणुओं की, यहाँ तो अभिकारक हो गया, यहाँ पर प्रतिफल के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो रासायनिक समीकरण है, यह अभिकारक एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। मोल जितना होता है उसके अनुपात को जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यह अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात को भी बताता है। कौन, तो रासायनिक समीकरण। ठीक है, 7 नंबर में गैसीय, यह गैसीय अभिकारक और प्रतिफलों को अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। जैसे यहां पर देखिए, जैसे में क्या है, N2 3H2 ये अभिक्रिया करके 2NH3 बनाया है। क्या बनाया है, 2NH3 बनाया है, यानी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इधर अमोनिया बनाया है। ठीक है, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, मोल 1 मोल है। ठीक है, ग्राम कितना है, 1 मोल के 28 ग्राम, मतलब 28 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और आयतन 1 आयतन। ठीक है, STP पर 22.4 लीटर होता है। कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है 1 मोल का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है तत्व। ठीक है, उसके बाद इसमें 6 परमाणु है, 3 दूना 6 है। ठीक है, अब मोल कितने हैं, तो 3 मोल है। यहाँ पर जो है इसको मोल से सूचित करते हैं। ये दोनों को जब गुना कर देते हैं, तो ये कहलाता है क्या, तो ये कहलाता है परमाणु। कितना कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इधर, तो इसमें अमोनिया बना, NH3 अमोनिया। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 अणु है, 2 क्या है, अणु है, 1 नाइट्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मोल की संख्या बात करें तो यहाँ पर 2 है। कितना है, 2 है। यहाँ पर जैसे 3 था उसी प्रकार यहाँ पर 2 है। ठीक है, अगर ग्राम की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 34 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा, 34 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तो यहाँ जो है ग्राम की बात की जाए तो 34 ग्राम हो जाएगा। आयतन 2 आयतन हो जाएगा। ठीक है, 2 आयतन हो जाएगा। और इसका जब STP पर बात किया जाएगा तो 2 गुने इसको, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये केवल इम्पोर्टेंट है। 1 मोल का STP पर कितना आयतन होता है, तो
22.4 लीटर होता है। एसटीपी पर 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। ठीक है, और 3 मोल का 3 गुने 22.4, इसको गुना करने पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 मोल है तो 2 मोल का यहाँ पर 22.4 गुने 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, यही है आज का वीडियो, इतना काफी है। आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों।